बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 15 जिसका शीर्षक है जैव विविधता और संरक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आपको 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं, एक नंबर के, और इसके अलावा आपको इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, जो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो सकता है, या फिर आपको 2 क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, 4 नंबर दोनों का वेटेज आपका हो जाता है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 4 से 5 या 6 नंबर का सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण, और इसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता जो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है, और जैव विविधता संरक्षण बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किस तरीके से करा जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कितनी स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं। कहीं पर भी आप चले जाइए आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 20,000 चींटियों की आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी, 20,000 अलग अलग तरीकों की चींटियां। फिर आपके अलग अलग बीटल्स आते हैं, 3 लाख से ज़्यादा जातियां स्पीशीज आपको बीटल्स की देखने को मिलेंगी। उससे भी ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा जातियां आपको अलग अलग ऑर्किड जो फ्लावर्स होते हैं उसका देखने को मिलता है। तो बहुत सारी स्पीशीज फ्लावर्स की, इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की अर्थ पे देखने को मिलती है, और इसको कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायो का मतलब जैव होता है, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है। तो जीवन में, प्लांट्स में, अलग अलग एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में किस तरीके की डाइवर्सिटी है, कितनी स्पीशीज देखी जाती है, वो होता है बायोडाइवर्सिटी। और उसको सेव किस तरीके से करेंगे, संरक्षण किस तरीके से करेंगे, वो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन वाले पार्ट में। जैव विविधता, तो हमारे जैव मंडल में न केवल जाति स्तर पर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के वृहत अणु से लेकर जीवोम बायोम तक बहुत विविधता देखने को मिलती है। तो आपको विविधता अर्थ पे, भूमंडल पे अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया था। इसमें भी बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है आनुवंशिक विविधता। एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउ वोल्फियो वोमिटेरिया की आनुवंशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसिपिन की क्षमता तथा सादरता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान की तथा 1000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती हैं। फिर दूसरा है आपका जातीय यानी कि स्पीशीज विविधता। यह भिन्नता जाति स्तर पर है। उदाहरणतः पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। तो जातीय यानी कि एक जगह पे जो स्पीशीज पाई जाती है वो दूसरी जगह की उसी स्पीशीज से अलग हो सकती है, नंबर्स में या फिर क्वांटिटी में। फिर आपका आता है पारिस्थितिकीय विविधता। यह विविधता परितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गरान, प्रावतव भित्ति, आर्द्र भूमि, ज्वारद मुख तथा एल्पाइन शार्दुल की परितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। फिर आपका जो पारिस्थितिक विविधता डाइवर्सिटी देखी जाती है वो आपकी कहाँ है, जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी भी आपकी हैं जो नॉर्वे में है उससे ज्यादा देखी जाती हैं। प्रकृति की इस समुद्र जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लग गए, लेकिन जातीय क्षति यदि इसी दर से जारी रही तब हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रख रखाव के लिए जैव विविधता व इसका संरक्षण एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। इन सब चीज़ों को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संरक्षण करना। अगर नहीं हुआ तो
करीबन 2 शताब्दी से पहले बहुत सारी जातियों को हम खो देंगे। अब देखते हैं पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां यानी कि स्पीशीज हैं। अब तक खोजी तथा नियमित जातियों के प्रकाशित साक्ष्यों एवं तथ्यों से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई हैं, लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है। तो कितनी स्पीशीज है वो आसान बात नहीं है पता लगाना, लेकिन जो IUCN है उन्होंने बताया है कि कुल 150 मिलियन से थोड़ा ज्यादा स्पीशीज धरती पर देखने को मिलती है। लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष है। आकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र है कि वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण है। यह सोचकर कि प्रबल रूप से उष्ण कीटबंध ही बहुत सी जातियों की खोज शेष है, वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्ण कटिबंधीय व शीतशीर्ण जातियों की संख्या की तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु व पादपों में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया है। तो कितनी बहुत सारी जातियां हैं, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा जातियां हैं, बट ये और कितनी जातियों का खोज हो सकता है बहुत सारी जातियों के बारे में अभी तक अध्ययन हुआ ही नहीं है, खोज ही उन सबकी नहीं हुई है। तो जातियां बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि जितनी जातियों का अभी तक हमें पता चला है सिर्फ उतनी ही जाति मौजूद है, उससे भी अधिक जातियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अब आपकी जितनी भी वैश्विक जाति विविधता जो है वो आपकी लगभग 70 लाख तक इसको माना जाता है, 7 मिलियन तक यहाँ पर इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की जो जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी है जो पृथ्वी पर देखी जाती है, उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, रोचक पहलू हैं, जैसे कि वर्तमान में उपलब्ध जातियां जो सूचियों के आधार पर देखी गई हैं, सभी आंकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृत बीजी तथा अनावृत बीजियों जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समुद्र जातियों के वर्ग समूह हैं जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट हैं। पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझें? संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों से अधिक है, जो आपको कुछ अलग अलग चित्रों में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है किस प्रकार से आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, 70% से जो अधिक जंतु है वो आपके शैवाल है, कवक है। उसके अलावा इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर 10 जंतु में 7 जो है वो कीट है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। तो हर एक के बारे में पढ़ना, हर एक के बारे में समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब ये आपके पादप जो आपके प्लांट्स होते हैं, ये आपके शैवाल है जो लाइकेंस होते हैं, कवक हो गया, या आपको इसका परसेंटेज बताया गया है कि अर्थ पे ये कितने कितने क्वांटिटी में कितने कितने परसेंटेज में देखे जाते हैं यानी कि पाए जाते हैं। यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि आंकलन की संख्या नहीं बताते। जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी जो भी आपके एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ये कोई भी साइंटिस्ट नहीं देते हैं। इसका रीजन यही होता है कि एग्जैक्ट नंबर्स किसी को नहीं पता होते हैं, ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि जितनी खोज हो गई है उसके हिसाब से आपको एक नंबर दे दिया जाता है। इसके अलावा इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियों तथा इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियों का अभिलिखित किया जा चुका है। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रॉबर्ट मे की वैश्विक
आंकलन को स्वीकार करें तब अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है। इस अनुमान से भारत की विविधता का आंकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप तथा 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। तो क्षेत्रफल जो भारत का है वो तो 2.4% है पूरे अर्थ का, लेकिन यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो 8.1% तक काउंट करती है और 22% जातियों की जो है खोज हो चुकी है, अगर रॉबर्ट ने जितना भी थ्योरी सबमिट करी है उसको अगर एक्सेप्ट किया जाए तो। यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों की सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो जाता है। तो कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी जातियां अभी भी जो खोजी भी नहीं गई हैं और जो खोज दी गई हैं कुछ तो ऐसी है कि खोजी ही नहीं है, उससे पहले ही वो विलुप्त हो चुकी हैं। इसीलिए संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैव विविधता के प्रतिरूप, सबसे पहला है आकांक्षीय प्रवणता। जंतु व पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत से जंतु व पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से आकाशों पर विविधता के क्रमबद्ध जो आपके उतार चढ़ाव होते हैं वो देखे जाते हैं। जनरली जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जैसे आपका अर्थ है, भूमध्य रेखा आपकी निकलती है, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं पोलर रीजन की तरफ, वैसे वैसे जो आपकी डाइवर्सिटी होती है वो आपकी घटती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। अब यहाँ पे कोलंबिया में देखेंगे तो आपकी 1400 पक्षियों की जातियां हैं। फिर आपकी जो न्यूयॉर्क है उसमें आपको 41 डिग्री उत्तर में है 105 पक्षी दिखेंगे, 105 जातियां दिखेंगी आपको पक्षियों की। फिर आपका 1200 से अधिक पक्षी जातियां आपको अलग अलग लोकेशंस पे देखने को मिलेंगी। तो जो आपकी जातियां होती हैं वो आपको अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग लैंड पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आपको उसका नंबर जो होगा वो आपको डाइवर्स दिखेगा। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न उष्ण कटिबंध वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे जो दक्षिणी यानी कि साउथ अमेरिका में जो आपका अमेज़न एरिया है, अमेज़न एरिया में जो आपकी विविधता देखी जाती है वो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा देखी जाती है। 40,000 पादप जातियां देखी जाती हैं, 3,000 मत्स्य, 1300 पक्षी, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, 378 सरीसृप देखे जाते हैं और 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षों वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज तथा पहचान शेष है। यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पता चल चुकी है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट की अगर मानी जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा जातियों का अभी भी इस एरिया में, साउथ अमेरिका के अमेज़न एरिया में पता अभी भी नहीं लगाया जा चुका है। 2 लाख से ज्यादा देखा गया है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ऐसा क्या है कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं? पारिस्थितिक तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की हैं, जिसमें से कुछ मुख्य यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि जाति उद्भव, जो स्पीशियलाइजेशन होता है। फिर आमतौर पर समय का कार्य जिसे कहा जाता है। शीतक्षण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनंदन होता रहा, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र लाखों वर्षों में अपेक्षाकृत अबाधित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला। फिर दूसरा जो रीजन दे गया, उष्ण कटिबंध पर्यावरण शीतक्षण पर्यावरण से भिन्न तथा मौसमीय परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता रहा, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता हुई। बहुत जो वेदर फैक्टर्स आए उसकी वजह से डाइवर्सिटी देखने को मिली। और फिर आता है आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक हो जाता है और उससे परिपेक्ष या परोक्ष रूप से अधिक बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। फिर आता है आपका जातीय क्षेत्र संबंध। जर्मनी के महान
प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों का गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अति प्रलय हो जाता है। और इसके साथ क्या होता है, आपकी अलग अलग चीजें भी यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये प्रदर्शित किया गया है log s इज इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a, जहां पर s का मतलब है जातीय समृद्धि, a का मतलब है क्षेत्र, z का मतलब है रेखीय ढाल, और आपका फिर आता है c इज इक्वल्स टू वाई माइनस, जो अंततः आपका खंड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑल इन ऑल ये मतलब बताया गया है कि जैसे जैसे आपके लोकेशंस चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे ही आपकी जो डाइवर्सिटी में भी आपको बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती रहती हैं। वर्गीय समूह अथवा क्षेत्र जैसे कि ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के मोल्स्क, कुछ भी हो, समाक्षीण रेखा की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है। लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप की जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं तब ज्ञात होता है कि समाक्षीण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी है। तो यहाँ पर आपका जो अलग अलग लोकेशंस हैं, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। न्यूयॉर्क के मोल्स्क हो गए, कैलिफोर्निया के पक्षी हो गए, अमेरिका की कोई भी अलग प्रजाति हो गई, जो आपको यहाँ पर आपका जो रेखा देखने को मिलती है, आपको रिग्रेशन लाइन जो होती है वो आपको दिखेगी एक जैसी, लेकिन जब आप कलेक्टिवली बड़े पैमाने पे देखेंगे तो आपको वो हल्की सी ढलान के रूप में आपको दिखाई देगी, तिरछी आपको ये दिखाई देगी। उदाहरणार्थ विभिन्न महाद्वीपों के उष्ण कटिबंध वनों के फलहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। तो यहां पर भी आपको ढलान देखने को मिलती है, लगता है एक समान है लेकिन ढलान होती है। जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व, इकोसिस्टम में क्या महत्व है? क्या किसी समुदाय में जातियों की संख्या परितंत्र को कार्यों को वास्तव में प्रभावित करती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके पारिस्थितिक विद उचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से दशकों में पारिस्थितिक विदों की विश्वास था कि समुदाय में अधिक जातियां होती हैं, वह परितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। एक जैवी समुदाय के लिए सटीक स्थिरता क्या है? एक स्थिर समुदाय के लिए उत्पादक में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो आपके इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होना ज़रूरी होता है, रीज़न ये होता है आपको कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे इंटरडिपेंडेंट होती है। अब पता कैसे चलेगा कि सब स्थिर चल रहा है? जो भी समुदाय में उत्पादकता होती है वो साल दर साल ज़्यादा विभिन्नताएं उसमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। यह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला तथा विदेशी जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। हम नहीं जानते कि ये गुण जातीय समृद्धि से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन डेविड टिलमैन द्वारा प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक परितंत्र के प्रयोग इस बारे में कुछ प्रारंभिक उत्तर देते हैं। टिलमैन ने पाया कि उन भूखंडों ने जिन पर अधिक जातियां थी साल दर साल कुछ जैव भार के समय विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। तो क्या यहाँ पर आपको साइंटिस्ट बताते हैं, यहाँ ये पता चलता है, उनके अलग अलग प्रयोगों से ये पता चलता है कि जैसे जैसे विविधता में ग्रोथ होती है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो उत्पादकता होती है वो भी आपकी उसी के हिसाब से बढ़ती रहती है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से यह नहीं जानते कि कैसे जातीय समृद्धि परितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है, हम यह समझते हैं तथा महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे परितंत्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। तो जो आपकी जैव विविधता होती है वो धरती पे परितंत्र के साथ साथ मनुष्य के जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आवश्यक होता है। अब अभी तक हम बहुत सारी जातियों के बारे में भयावह गति से जो बहुत सारी जातियां हैं उनको हम खो रहे हैं। तब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जातियां लुप्त हो जाएं तो क्या वास्तव में इसका हम पर प्रभाव पड़ेगा?
यदि पश्चिमी घाट के परितंत्र से वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढक की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, तब क्या वहां के परितंत्र कम क्रियाशील होंगे? यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटी जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियां ही रह जाएं, तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? तो इसके उत्तर किस तरीके से मिलेंगे आपको? इन सीधे प्रश्नों का कोई उत्तर है ही नहीं, लेकिन स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एहरलिच द्वारा उपयोग की गई रिवेंट पोपर परिकल्पना से हम एक सही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक वायुयान परितंत्र के हजारों स्वीटों जो आपकी जातियां होती हैं द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट या किलिक को ले जाने लगे, तो तब आरंभ में जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये सवाल, जो आपके जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उसमें आपका ले दे के यही जवाब मिलता है कि अगर कुछ जातियां कम हो जाएंगी तो उससे प्रभाव ये पड़ता है कि क्योंकि सिस्टम पूरा बैलेंस हो रखा है अर्थ का, एक भी चीज आप पीछे खींच देंगे तो उसका सिस्टम पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। पहले से ही अगर 20,000 की जगह 15,000 जातियां होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर एक सिस्टम में कोई चीज चलती है और अचानक से कोई चीज उसमें से विड्रॉ कर ली जाए, हटा दी जाए, तो वो सिस्टम फिर थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो यही जातियों की भी विशेषता होती है कि जातियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मनुष्यों के जीवन में अलग अलग जो पौधों की जातियां होती हैं, जानवरों की जातियां होती हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है और परितंत्र के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैव विविधता की क्षति। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी कुछ नई जातियाँ पृथ्वी की जातियों पर सम्मिलित होती हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो कि निरंतर हानि इनको पहुँचती रहती है। हमारे ग्रह पर जो संपदा भंडार है उसमें भी तेज़ी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकल्प मुख्य कारण है। मानव द्वारा प्रशांत उष्ण जो कटिबंध द्वीपों होते हैं उस पर जो आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां का जो मूल पक्षी होता है 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं उसकी वजह से। IUCN की जो लाल सूची 2006 जो रेड बुक होता है उसके हिसाब से 784 जातियां यानी कि 338 कोशरुकी, 359 अकोशरुकी तथा 87 पादप लुप्त हो गई हैं, यानी कि बिल्कुल फेस ऑफ अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नई विलुप्त जातियां हैं जिसमें आपकी अलग अलग मॉन्सून्स जो होते हैं एवं आपके अलग अलग जो डोडो होते हैं, अफ्रीकी के क्वेगा होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ये आपकी 3 उपजातियां इसमें शामिल हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जितने भी आपकी जातियां हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो संख्या है घटती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जातियां विलुप्त यानी कि बिल्कुल खत्म हो गई हैं, दोबारा आपको वो देखने को शायद मिलेंगी ही नहीं। तो ये मुख्य कारण इसका है, जो भी मानव उन्नति कर रहा है अलग अलग जगहों पर उसकी वजह से आपको ये मेजर रीज़न है कि जातियां जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और उसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। जीवाश्म अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से हमें जानना है कि जातियों के बड़े पैमाने पर जैसे हानि हम आजकल देख रहे हैं वैसे मानव के आगमन से पहले भी हुई है। लगभग 3 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपेण हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार जातियों की व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं। अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है वह पहले 5 घटनाओं से किस प्रकार भिन्न होगा? अंतर केवल दर में है। आज जातियों की विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा में 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आकी गई है। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। पारिस्थितिकविदों की चेतावनी है कि यदि यही दर जारी रहा तो 100 वर्षों में ही पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो मानव की उत्पत्ति से पहले भी बहुत विलुप्तताएं देखी गई हैं, 5 घटनाएं देखी हैं, छठा जो है वो अभी प्रोग्रेस में है। और अगर वैज्ञानिकों की माने या अलग अलग पारिस्थितिकविदों की मानी जाए तो अगर यही रेट चलता रहा तो 100 वर्षों में पृथ्वी की आधे से ज्यादा जातियां खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी।
सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता को हानि होने से पादप की प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स प्रोडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध में कमी आ जाती है। कुछ परितंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों का परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हो सकते हैं? जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है मुख्य रूप से मानव क्रियाकल्पों के कारण है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। कौन से वो 4 कारण हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है आवासीय क्षति तथा विखंडन। यह जंतु व पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंध वर्षा वनों से होने वाली अव्यावसायी क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैला हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला कारण है जो आपके जंतु या पौधों का जो विलुप्तीकरण का मेन कारण है आपका आवासीय क्षति तथा विखंडन। तो यहाँ पर भी आपका देखा गया है, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इसका अध्याय ही पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेज़न वर्षा वन, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां स्पीशीज निवास करती हैं। इस वन की सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारगाहों के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासाई क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। जब मानव क्रियाकल्पों द्वारा बड़े आवासों के छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जीन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी संभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, जिससे समष्टि में कमी होती है। तो जो अमेज़न है, जहाँ पे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट देखे जाते हैं, वहां पर बहुत सारी जातियां देखी जाती हैं पेड़ों की भी, और इसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। बहुत ऑक्सीजन वहां से आपको मिलता है और करीबन करोड़ों जातियां वहां पर निवास करती हैं। तो अगर वहां पर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो बहुत सारी जातियां वहां पे खतरे में आ जाती हैं, पेड़ पौधे खतरे में आ जाते हैं, और इसकी वजह से मानव का जीवन भी देखा जाए तो खतरे में आ सकता है, जिसकी वजह से मानव का जीवन भी काफी हद तक खतरे में आ सकता है। दूसरा है अतिदोहन। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन शुरू हो जाता है, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हुई हैं। आज बहुत सारी समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करेंगे तो चीजें रहेंगी, जैसे ही वो लालच में बदल जाता है तो तब क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो जाता है। और इसी की वजह से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हो गई हैं और बहुत सारी मछलियां शिकार की वजह से भी कम हो चुकी हैं। दूसरा आपका तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्तता का कारण बन जाती हैं। जैसे जब नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया था, तब झील में रहने वाले पारिस्थितिक रूप से बिजोड़ संचलित मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होता है कि जब किसी एक रीजन की कोई भी जाति को दूसरे रीजन में छोड़ दिया जाता है तो वो आक्रमण करके वहां की जातियों को मार देती हैं और वो जाति वहां से विलुप्त हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि नील नदी की जो मछली थी नाइल पर्च, जब इसको दूसरी जगह पे यानी कि अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में जब डाला गया तो वहां पर जो स्थायी मछलियां थी उस पे आक्रमण करके उनको इन्होंने विलुप्त कर दिया। तो ये रीजन हो जाता है जब विदेशी जातियों का आक्रमण हो जाता है। इसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा संख्या में कमी देखने को मिलती है। फिर आपका आ जाता है सह विलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी
मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसकी विशिष्ट प्रजातियों का भी भविष्य होता है, वही भविष्य होता है। दूसरा उदाहरण विकसित परागणी सहोपकारित का है, जहां एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। यहाँ पे क्या है, जब आप किसी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर आप ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप इनडायरेक्टली पेड़ों पे डिपेंडेंट हैं, अगर वहां के सारे पेड़ काट दिए जाए, धरती के सारे पेड़ काट दिए जाए, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अगर पेड़ विलुप्त होंगे तो फिर धीरे धीरे मनुष्य भी विलुप्त हो जाएगा। तो ये होता है इंटरडिपेंडेंस, जिसे हिंदी में सह विलुप्तता बोला जाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल क्या है, एक जगह के जहां पर आपके पॉलिनेटर्स को काट दिया गया था, बहुत सारे ऐसे पॉलिनेटर्स को यानी कि प्लांट्स को काट दिया था, तो वहां के जो दूसरे कीट थे वो पॉलिनेटर्स विलुप्त हुए, साथ साथ ये कीट भी विलुप्त हो गए। तो वहीं से फिर आपका क्या हुआ, दूसरा जो पार्टी डिपेंडेंट रहता है वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, जैव विविधता को संरक्षण की जरूरत क्यों है और ये हम क्यों करते हैं। इसके बहुत से स्पष्ट तथा अस्पष्ट कारण हैं, जैसे कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे संकुचित, संकीर्तन उपयोगी, व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी व नैतिक। ये 3 रूपों में इनको बांटा गया है। जब जैव विविधता, जो आपकी जैव विविधता होती है, के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोग तर्क स्पष्ट है, जैसे मानव की प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनिगमित आर्थिक लाभ है, जैसे खाद्य जिसमें आपके अनाज, दालें, फल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सब आपको बायोडाइवर्सिटी से देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके जो अलग अलग सामान होते हैं, इमारती के सामान होते हैं, कंस्ट्रक्शन के, औद्योगिक उत्पाद होते हैं, जैसे कि आपका टैनिन हो गया, स्नेहक हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। रेजिन हो गया, इत्र हो गया, ये सारी चीजें आपको बायोडाइवर्सिटी से देखने को मिलती हैं। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों से ही बनाई जाती हैं। 25 से ज्यादा % जो मेडिसिन हैं वो प्लांट से बनती हैं। 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही हैं। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने और नए औषधीय महत्व के पादपों की उष्ण कटिबंध वर्षा वनों में खोज होना शेष है। जैव संभावना से समृद्ध राष्ट्र इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैव अन्वेषण किया जाए। तो आपके जितनी भी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो आपको बायोडाइवर्सिटी से ही देखने को मिलती हैं, चाहे वो आपके मेडिसिन हो गए, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, कपड़े आपके हो गए, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक आपको बायोडाइवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। व्यापक रूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक परितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेज़न वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। अब यहाँ पर जो आपका रेन फॉरेस्ट अमेज़न, जो आपका अमेज़न बेसिन में आपका रेन फॉरेस्ट भी देखा जाता है, वो भी लंग्स माना जाता है पूरी की पूरी पृथ्वी का, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, आपका अर्थ का मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होता है वो आपको वहीं से मिलता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की क्या जरूरत हो रही है। परागण जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते, परितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जिसे परागकर्य जैसे मधुमक्खियां, गूंज भक्षिया पक्ष तथा चमगादड़ द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके जितने भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस बिना जानवरों के पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई एक जाति अगर कम हो जाती है तो पॉलिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होगा, पौधों की उत्पादकता में प्रॉब्लम होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस की वजह से एक चीज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई या कोई एक जाति कम हुई तो दूसरी भी जाति जो उस पर डिपेंडेंट है वो धीरे धीरे विलुप्त होना या फिर उसकी संख्या में आपको कमी घटौती दिखेगी ही दिखेगी। जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप व सूक्ष्मजीवी जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक व आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना नैज मूल्य होता है, भले ही इसका हमारे लिए चालू या आर्थिक मूल्य ना हो। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी हालत में ही रखें। तो जरूरी क्यों है,
क्योंकि हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे आगे आने वाले जो पूरी की पूरी स्पीशीज़ है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए भी इसको बचा के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जब हम संपूर्ण परितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं, तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर भी सुरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। अब एक भी पार्ट को अगर आप ग्रास रूट लेवल से सेव करना या कंजर्व करना स्टार्ट करेंगे, तो वो ग्लोबल बड़े लेवल पे भी आपका सेव अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कंजर्व होना भी शुरू हो जाएगा। एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ पे आपका बाघ का एग्जाम्पल लिया गया है, सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। यानी कि एक बाघ जो उस जंगल के किसी कोने में शायद रहता होगा, उसको अगर आपको बचा के रखना है तो आपको पूरे जंगल को बचा के रखना पड़ेगा। अगर आपने जंगल का एक भी हिस्सा गायब कर दिया, जहां पर शायद वो रहता था, वही जगह अगर आपने गायब कर दी, तो फिर बाघ को भी आप नहीं बचा सकते। तो यहाँ पर आप बाघ को बचाएंगे, बाघ को बचाने के लिए आपको पूरा का पूरा जंगल बचाना पड़ेगा, तो बाघ आपको ऑटोमेटिकली बच ही जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एक चीज सेव करने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। फिर आपका आता है स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण। विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए भी बहुत से देश अपनी सारी जैविक संपदा के संरक्षण की अस्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते हैं। जितना संरक्षण के साधन उपलब्ध है, उनसे सभी विलोपन से बचने के लिए जितनी जातियां हैं, उनको बचाना दूर की बात है। भूमंडलीय स्तर पर इस सामान्य को और कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अधिकतम सुरक्षा के लिए कुछ जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने हैं। तो यहाँ पर जो आपके जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स है, ये हॉटस्पॉट्स वो लोकेशंस होते हैं जहाँ पर बहुत स्पेसिफिक केयर करना पड़ता है, और इन जगहों पर आपका बहुत सारी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी कि आपका प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये हॉटस्पॉट को पहचानने का क्या रीजन है कि वहां पर जो आपकी जातियां पाई जाती हैं, चाहे वो पादपों की हो, प्लांट्स की हो, या जानवर यानी कि एनिमल्स की हो, वो वहां पर खतरे में है। तो जो लोकेशन हॉटस्पॉट पे है, यानी कि वहां पर आपके बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए थे। तत्पश्चात इस सूची में 9 हॉटस्पॉट और सम्मिलित किए गए हैं। संसार के कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र भी हैं। इनमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा व हिमालय हैं, जो हमारे देश के असाधारण रूप से उच्च जैव विविधताओं को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्र में आवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है तथा इन हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन के दर 30% तक कम किए जा सकते हैं। तो जो आपके हॉटस्पॉट्स हैं, पहले देखे जाते थे, जो आपके 25 हॉटस्पॉट आपके देखे जाते थे, उसमें 9 हॉटस्पॉट और ऐड कर दिए गए हैं। उसमें से भी जो 3 हॉटस्पॉट हैं, वो आपके पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा व हिमालय में पाए जाते हैं, जो इंडिया का भी कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इंडिया की डाइवर्सिटी को भी वो आपको दिखाते हैं। भारत में पारिस्थितिक अद्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों, जीव मंडल आरक्षितों के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके भारत में ही 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये आपके जितने भी नेशनल आपकी फॉरेस्ट्रीज होती हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ होता है, उन सबको कंजर्व करने के लिए भारत ने भी अपने लेवल पे बहुत सारी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रखे हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो भी वो लोकेशंस होती हैं, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आप इलीगल हंटिंग वहां पे नहीं कर सकते हो, आप वहां पे बिना किसी परमिशन के, लीगल परमिशन के आप एंटर नहीं कर सकते हो, आप किसी जानवर को वहां पे अपने कमर्शियल या किसी भी यूज के लिए नहीं मार सकते हो। ये सारी चीजें उन हॉटस्पॉट्स पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उनको हॉटस्पॉट्स या फिर जो भी आपका नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, उनको घोषित कर दिया जाता है। अब देखते हैं आपका जो एक्स सिटू संरक्षण होता है। इस संरक्षण में संकोटत्व,
पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल के लिए उनको रख दिया जाता है। सावधानी पूर्वक उनको संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जहाँ पे जो कि आपके वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यान में वो सुरक्षित हैं। आजकल संकोट उत्पन्न जातियों की परिबद्ध धरे भी रखने के बजाय बाहर के स्थानों में उनको संरक्षित किया जाता है। तो आपके जो बाहरी स्थान का जो आपका संरक्षण होता है, इस फर्टिलाइजेशन में, इस कंजर्वेशन में क्या होता है, जो आपके जंगल्स में से जितने भी आपके ऐसे कोई प्लांट्स हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं जो अपनी जगह पर सुरक्षित नहीं हैं, उनको वहां से उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाया जाता है, अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर, लेकिन उनकी देखभाल करी जाती है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे कुछ जो जानवर या कोई भी प्रजाति हो सकती है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसे सुरक्षित स्थानों पर वो आज भी देखी जाती है। व्यापारिक महत्व के पौधों की विभिन्न आनुवंशिक प्रभेदों के बीज लंबे समय तक बीज बैंक में रखे जा सकते हैं। जैव विविधता के लिए कई राजनैतिक परिसीमा नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्र का सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन पृथ्वी में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय कर उनमें मिलने वाले सभी लाभों का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि वे लाभ दीर्घकाल तक मिलते रहें। इसी क्रम में सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि जब 2002 में दक्षिणी अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई, 190 देशों ने शपथ ली कि 2010 तक जो ये विलुप्त हो रही जातियां हैं, जैव विविधता में जितनी भी क्षति देखी जा रही है, नुकसान देखा जा रहा है, उसको 2010 तक बहुत अलग अलग लेवल्स पे कम किया जाएगा। सारांश, तो यहाँ पर हमने देखा कि लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो बहुत सारे जीव यहाँ पर देखे गए थे। धीरे धीरे काफी सारे जीव ऐसे थे कि मानव की उत्पत्ति से पहले ही वो विलुप्त हो गए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, परितंत्र का बहुत बड़ा पार्ट है जैव विविधता। तो मनुष्य के जो भी अलग अलग रीजंस रहे, जो भी मनुष्यों की उत्पत्ति के बाद चीजें विलुप्त होना शुरू हुई, धीरे धीरे जो आवश्यक चीजें थी जो नेचर से ह्यूमंस ले रहे थे, वो धीरे धीरे लालच में बदलती गई, और ये जितनी भी आपकी विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें आपको घटौती यानी कि कमी मिलती गई। बहुत सारी प्रजातियां, 20,000 से ज्यादा चींटियों की प्रजातियां, 45,000 से ज्यादा पादपों की प्रजातियां, जिनमें से अभी ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारी प्रजातियों की खोज भी नहीं करी गई है, बहुत सारी प्रजातियां अभी शेष है, यानी कि उसका पता भी नहीं लगा पाए गए। तो यहाँ पर क्या देखा गया है, मनुष्य में जितना भी औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से जो भी जैव विविधता है उसमें कमी देखने को मिली है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए थे, लॉन्गिट्यूडनल फैक्टर्स आपके देखे गए थे। जो एक स्पीशीज होती है वो एक जगह पे ज्यादा पाई जाती है, दूसरी जगह पे वही स्पीशीज कम पाई जाती हैं। और इंटरडिपेंडेंस हमारा एक फैक्टर देखा गया था कि अगर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे अगर डिपेंडेंट होती है, तो सपोज एक स्पीशीज अगर विलुप्त हो रही है किसी भी कारण की वजह से, तो ये जो स्पीशीज इस पे डिपेंडेंट है वो भी धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया गया था, रीजंस इसके बहुत सारे थे। बाहर से विदेशी आक्रमण हो जाता है जातियों का, जब एक जाति को उसके स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान की जातियों में डाल दिया जाता है, तो वो आक्रमण करके उस जाति को विलुप्त कर देती है। अब ये धीरे धीरे इतना विलुप्त ये चीजें इतनी ज्यादा दर से बढ़ रही थी कि अगर यही दर चलता रहा तो करीबन 200 वर्षों में ये सारी की सारी जितनी भी जातियां हैं, आधी से ज्यादा जातियां विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसकी वजह से संरक्षण स्टार्ट हुआ, यानी कि कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी जितनी भी स्पीशीज होती हैं उनको सेव करा जाता है, या तो अपने नेचुरल हैबिटेट में, या फिर उनको वहां से उठाकर ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहां पर उनकी देखभाल करी जाती है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। अभ्यास,
जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताइए। तो हमने जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के 3 जो घटक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, वो आपको बताना है। इस अध्याय का आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको खुद से करने हैं।